के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑल द सेंचुरीज इन द स्टेट। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं फॉर लाइव स्पेसिमेन ऑफ द स्केड्यूल एनिमल्स। जो भी स्केड्यूल एनिमल्स है ना, अगर आप उनके लाइव स्पेसिमेन को इधर से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हो, या उनका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो कौन देगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देगा। वॉलंटरी सरेंडर करना है अगर आपको कैप्टिव एनिमल्स को, पर इसमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। जो भी आपके कैप्टिव एनिमल्स हैं ना, उनको अगर आप वॉलंटरी सरेंडर करना चाहते हो तो भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास में जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं WPA 1972 के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, एक्सेप्शन फॉर द लाइव एलिफेंट्स। लाइव एलिफेंट्स अलाउड है कमर्शियल ट्रेड के अंदर इन द लाइव एलिफेंट्स रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइव एलिफेंट्स को कौन रजिस्ट्रेशन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बाकी सबको कौन देता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देता है। एक्सेप्शन फॉर द लाइव एलिफेंट्स अलाउड द कमर्शियल ट्रेड। आप इसका कमर्शियल ट्रेड एलिफेंट का, लाइव एलिफेंट्स का कमर्शियल ट्रेड आप कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। पेनल्टी इंक्रीज हो जाती है इन लैक्स, मतलब पेनल्टी को हमने इंक्रीज कर दिया, स्ट्रिक्टनेस को भी हमने इंक्रीज कर दिया है। अब हम देखेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के बारे में। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द लाइव स्पेसिमेन। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। उससे पहले देखेंगे कीवर्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हजार्डियस सब्सटेंसेस। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। इट इज़ द अपेक्स फॉर द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में देखेंगे। इन द वेक ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया EPA 1986। पर्पज़ क्या था कि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो जो आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट था, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर UNEP बना था, जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेके आए थे EPA 1986। अभी कमिटीज़ आई थी अंडर द EPA 1986। कौन कौन सी है? रिकॉम्बिएंट DNA एडवाइजरी कमेटी। रिकॉम्बिएंट DNA एडवाइजरी कमेटी जो है वो EPA 1986 के अंदर आती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। एडवाइजरी होता है इसका फंक्शन, रिकमेंड करते हैं सेफ्टी मेजर्स को। रिव्यू कमेटी ऑन द जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर। मॉनिटर करती है सेफ्टी को। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी, ये भी किसमें आती है? EPA 1986 के अंदर आती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। रूल्स ऑफ 1989। स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इसी के अंदर आती है। इनका रोल क्या है? मॉनिटर करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, मॉनिटर करती है रोल ऑफ द GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ये क्या करती है? ओवरसी करती है रिसर्च एक्टिविटीज़ अंडर द RCGM। फिर आएगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन है रोटेशन ऑफ द 5 स्टेट्स जो कि गंगा के बेसिन के अंदर आते हैं। ODS ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के लिए जो रूल्स है वो भी इसी के अंदर आते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो इसी के अंदर आती है। देन ठीक है, हम समझेंगे कि मोटा मोटा क्या आ रहा है। देखो, रिकॉम्बिएंट DNA हो गया, जेनेटिक मैनिपुलेशन हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी इसका मॉनिटरिंग रोल है, फिर मॉनिटरिंग रोल इन द GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गया। ये सारी चीज़ों के अंदर हमें एक चीज़ दिख रही है कि बायोटेक से रिलेटेड या जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बायोटेक प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आ रही है? EPA 1986 के अंदर आ रही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर आ रही है। तो ये ब्रॉड मैंने एक समझ लिया कि इतना मुझे आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ आया तो आई विल एबल टू मैनेज। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड भी चीज़ें किसके अंदर आ रही है? EPA 1986 के अंदर आ रही है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो EPA 1986 के अंदर बनी है। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 पढ़ेंगे। एक 1927 भी आया था, हाँ ठीक है, चलो लिखा हुआ है। सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1927। इसके अंदर 3 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट बनाया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। क्या हुआ लिखा हुआ था? जो रिजर्व फॉरेस्ट था ना वो अनऑथराइज यूज़ अगर आपने किया रिजर्व फॉरेस्ट का तो आपको फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में सेल द प्रोड्यूस, स्टेट गवर्नमेंट सेल कर सकती है प्रोड्यूस को, लेकिन उसका अनऑथराइज यूज़ अगर आपने इंडिविजुअल नहीं किया तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट होगा। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डेजिग्नेट। कौन एम्पावर करेगा कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है? स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करेगा। विलेज वाला जो होता था दैट विल बी मैनेज बाय द विलेज कम्युनिटी। ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इट मे बी प्रोहिबिटेड कोअरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ों को, फेलिंग ऑफ ट्रीज, रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया जा सकता है क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। फिर देखेंगे FRA रूल्स ऑफ 2022।
इसमें हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी रीजनल लेवल पे, एम्पावर्ड कमेटी एट द ईच इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, और एक हमने बनाई थी स्क्रीनिंग कमेटी। एक बनाई थी एडवाइजरी कमेटी, दूसरी बनाई थी स्क्रीनिंग कमेटी। एडवाइजरी कमेटी तो हमने बनाई थी रीजनल लेवल पर, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी हमने स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। फिर कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन काम्पा, वेयर द फॉरेस्ट कवर इज़ लेस देन 20%, अगर लेस देन 20% फॉरेस्ट कवर है तो वहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे। यूटी और स्टेट विद द फॉरेस्ट कवर ऑफ यूटी और फॉरेस्ट विद द फॉरेस्ट कवर विच इज़ मोर देन द 2/3 ऑफ द हिली एरियाज या फिर ग्रेटर देन द 1/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया कैन टेक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन द स्टेट्स विद द फॉरेस्ट कवर ऑफ लेस देन 20%। अगर किसी स्टेट या यूटी के अंदर लेस देन 20% ऑफ फॉरेस्ट कवर है तो वो कितना कॉम्पनसेशन एफॉरेस्टेशन करवा सकते हैं, 2/3 इन द हिली एरियाज एंड 1/3 इन द जोग्राफिकल टेरेन, नॉर्मल जोग्राफिकल टेरेन। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के अंदर के बारे में किस में बात हुई है, फॉरेस्ट रूल्स 2022 के अंदर। इसके अंदर हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है और एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। एडवाइजरी कमेटी जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर है, स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो स्टेट और यूटी के लेवल पे है। देन हम देखेंगे ये अलाउ करता है प्राइवेट प्लांटेशन भी, प्राइवेट प्लांटेशन कर सकते हो। नो कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इज़ नीडेड वंस अप्रूव्ड बाय द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। अगर वंस अप्रूव बाय फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है तो ग्राम सभा की कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है। विल देन बी पास्ड ऑन टू द स्टेट अथॉरिटीज, सीधा इसको पास कर दिया जाएगा स्टेट अथॉरिटीज़ को, हु विल कलेक्ट द कंपनसेटरी फंड एंड लैंड एंड प्रोसेस इट टू द फाइनल अप्रूवल। जो स्टेट अथॉरिटीज़ होगी ना वही क्या करेगी, कलेक्ट करेगी कंपनसेटरी फंड को ऑफ द कंपनसेटरी फंड एंड लैंड एंड प्रोसेस इट टू द फाइनल अप्रूवल। अलाउ करेंगे बिल्डिंग इन द फॉरेस्ट for the forest protection measures, allows building in the forest for the forest protection measures and the residential units of 250 meter square as one time relaxation के लिए। नेक्स्ट अब देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर अथॉरिटीज़ बनी थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये क्या करता है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, फॉर एग्जांपल मजूली आइलैंड इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। मजूली आइलैंड कहाँ में पड़ता है, असम के अंदर पड़ता है, सुबनसिरी और धनसिरी के बीच में, ठीक है। इट इज़ शायद वर्ल्ड्स ओनली आइलैंड ऑन द रिवर, इस तरीके का कुछ है। बायोपायरेसी से बारे में बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर। बिफोर अप्लाई फॉर एनी फॉर्म ऑफ IPR in or outside the India for an innovation based on the biological resources obtained from India, prior approval लेना पड़ेगा, NBA से will be required, prior approval from the NBA will be। अगर आपको प्रोविज़न चाहिए, प्रोविज़न फॉर द नेशनल हेरिटेज साइट टू बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेशनल हेरिटेज साइट को कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द लोकल गवर्नमेंट अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाता है, ये एक लीगल बेसिस है फॉर द ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए एक लीगल बेसिस है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाती है। अभी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया आयुष प्रैक्टिशनर्स को, लोकल पीपल को और कम्युनिटीज़ को फॉर द प्रायर अप्रूवल to SBB for the commercial utilization of the biodiversity resources, prior approval to State Biodiversity Board for the commercial utilization of the biodiversity resources। किस किस को, आयुष प्रैक्टिशनर्स को, लोकल पीपल को, किस किस को एग्जाम करते हैं कि भाई आयुष प्रैक्टिशनर्स को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, लोकल पीपल को लेने की ज़रूरत नहीं है, लोकल कम्युनिटीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं। क्या लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है टू SBB फॉर व्हाट, कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। अभी हमें बताइए प्रायर अप्रूवल फॉर द IPR नाउ नॉट बिफोर एप्लीकेशन। अगर आपको IPR लगाना है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द एप्लीकेशन बट बिफोर द एक्चुअल ग्रांट, ताकि आपका जो भी काम है वो स्पीड अप हो सके, IPR जो है वो स्पीड अप हो सके। बेनिफिट शेयरिंग किसके बीच में होगी, एग्जेम्प्ट करता है कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज यूजर्स को, ऑफेंस फेलियर टू
टेक अप्रूवल तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर आप अप्रूवल नहीं ले पाए हो तो पहले वो क्रिमिनल एक्ट होता था, अभी उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। इसके अंदर क्या है, इट इज़ फॉर एसटी एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। एज पर द एक्ट द ग्राम सभा हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द competent authority for initiating the process of determining the nature और extent of the individual community के forest rights। इसके अंदर क्या दिए थे, हिस्टोरिक राइट्स दिए थे ट्राइबल लोगों को, हिस्टोरिक फॉरेस्ट राइट्स दिए थे ट्राइबल लोगों को। तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट डिवेलर्स और एसटी लोगों के लिए थे ये एज पर द एक्ट ग्राम सभा इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिटरमाइन करेगी द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी उसके फॉरेस्ट राइट्स से रिलेटेड। इसके अंदर क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मैक्सिमम लिमिट फॉर रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज़ द 4 हेक्टेयर्स। मैक्सिमम लिमिट क्या है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज़ द 4 हेक्टेयर्स, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। फिर आ जाएगा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव इंक्लूडेड, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपने इंक्लूड किया है अलॉन्ग विद द रिजर्व्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमने देखा था 1980s के टाइम पे बन गया था फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स। द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ओनरशिप एक्सेस to collect, use, dispose of the minor forest producers. The act recognizes the rights of the ownership, right of ownership मिलेगा, access to collect, आप collect कर सकते हो, use कर सकते हो, dispose कर सकते हो किन सारी चीज़ों को, minor forest producers को, minor forest produce को by the tribals। minor forest produce, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, वो हर चीज़ जो कि जिसको आप नॉन टिम्बर प्रोड्यूस बोल सकते हो, ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन है लेकिन टिम्बर नहीं है, उसको मैं बोलूँगी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको मैं क्या बोलूँगी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में देखेंगे। इससे पहले क्या मुझे आप ये बताएंगे, इज़ बैम्बू माइनर और मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो इट इज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। डन। अब हम देखेंगे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज़ द एरियाज इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व नोन एज द प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर द पीपल्स एक्टिविटीज़ लाइक द कैटल ग्रेजिंग, कलेक्टिंग लीव्स compete with the needs of the वाइल्ड लाइफ। हमारे यहाँ पे एक भी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नहीं है। होता कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर, नेशनल पार्क्स के अंदर, टाइगर रिजर्व्स के अंदर। ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पीपल की जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक द कैटल ग्रेजिंग, कलेक्टिंग लीव्स, ये compete करती है विद द नीड्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन कर सकता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा के बाद में जाता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास में, कमेटी कंस्टिट्यूट करती है 7 पीपल की, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। फिर ये प्रपोजल देती है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्या करता है, अल्टीमेटली क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाता है। तो कौन बनाता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड कौन बना रहा है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसकी ब्रॉड समरी देख लेते हैं। WPA जो है वो 1972 के अंदर बना। इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ है, चार्ट शेड्यूल है। चार्ट शेड्यूल के अंदर पहला शेड्यूल के अंदर वो एनिमल्स है जिसके अंदर जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सेकंड के अंदर वो एनिमल्स हैं जिनको कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, थर्ड शेड्यूल के अंदर प्लांट स्पीशीज़ है, फोर्थ के अंदर साइट्स वाले लोग हैं। इसके अंदर प्रोटेक्टेड और वाइल्ड लाइफ के बारे में लिख रखा है, साइट्स के बारे में लिख रखा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वॉलंटरी सरेंडर कर दो एग्जाम्शन फ्रॉम फॉर द लाइव एलिफेंट। लाइव एलिफेंट के लिए इसके अंदर एग्जाम्शन है। EPA 1986 के अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बोल रखा है, गंगा रिवर बेसिन के बारे में बोल रखा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक जो भी जेनेटिक से रिलेटेड है, DNA रिकॉम्बिएंट और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बायोडाइवर्सिटी 2022 के अंदर एक तो बना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, IPR से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, बायोपायरेसी, बायोप्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड, नेशनल हेरिटेज साइट, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देन हम पढ़ेंगे FCA 1980 के अंदर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसमें बताएं एक तो 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बना दिए थे इसके अंदर, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और ट्रांसफर्ड। प्राइवेट फॉरेस्ट के बारे में बोला था, ग्राम सभा के कंसेंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, एक भी ग्राम सभा का कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर आपको एडवाइजरी कमेटी ने परमिशन दे दी है। तो 20% फॉरेस्ट कवर को कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन होना चाहिए। एडवाइजरी कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के बारे में बोला था। FRA 2006 के अंदर क्या बोला, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क कहाँ तक, 4 हेक्टेयर्स तक। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ग्राम सभा क्या करेगा, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ
नहीं, CWW इज़ समथिंग एल्स। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास में जाएगा, फिर ये जाएगा बोर्ड के पास में, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पास में। डन, रिवाइज हो गया पूरा। ये सारे सबके ईयर्स लिखे हुए हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। देखो 1948 के अंदर IUCN बनाया गया था, इंडिया के अंदर आया था 1969 के अंदर IUCN। 73 के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, 2006 के अंदर NTCA बनाया, 2005 के अंदर टाइगर टास्क फोर्स बनाया, 1982 के अंदर हमने बनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, NTCA प्लस टाइगर ने मिलके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस NTCA ने मिलके टाइगर सेंसस शुरू किया था 1982 के अंदर। 1994 के अंदर क्या हुआ, ग्लोबल टाइगर फोरम, 1994 के अंदर हुआ ग्लोबल टाइगर फोरम, इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली के अंदर। 2008 के अंदर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, 1971 के अंदर मैप प्रोग्राम हुआ था बाय द यूनेस्को, 1971 के अंदर रामसर कन्वेंशन भी हुआ था, इसमें भी यूनेस्को सर्व करता है एज अ डिपॉजिटरी। 2018 के अंदर एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया था, 92 प्रोजेक्ट एलिफेंट, 97 माइक सिटीज़ आई थी, 81 के अंदर एयर एक्ट आया था, 19 के अंदर 2019 के अंदर NCAP नेशनल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन एयर पोल्यूशन, ठीक है। 1963 के अंदर साइट्स IUCN प्रपोज UNEP एडमिनिस्टर करना शुरू किया था। 83 के अंदर बॉर्न कन्वेंशन आया था फॉर द माइग्रेटरी स्पीसीज। अब हम देखेंगे मैनग्रूव फॉर फॉरेस्ट फ्यूचर, मैनग्रूव फॉर फ्यूचर कौन लेके आए, IUCN प्लस UNDP। देन ये तो ऐसे कुछ खास नहीं है, देख लो ये जैसे जनरल प्रयाग इज कॉन्फ्लुएंस, पट्टिनम और पट्टनम का मतलब होता है हार्बर, विशाखापट्टिनम ये वर्ड होते हैं हार्बर और पोर्ट के लिए, आंध्र प्रदेश के अंदर यूज़ होता है। पल्ली हल्ली का मतलब क्या है, हैमलेट या विलेज, पल्ली हल्ली दिस इज़ हैमलेट और विलेज। उरू और उर का मतलब क्या पड़ता है, विलेज, ठीक है। साउथ इंडिया की लैंग्वेज मतलब इस तरीके के कुछ वर्ड्स है जो किससे रिलेटेड है। आंध्र और तेलंगाना के अंदर एक तो कोटा, जैसे श्रीहरिकोटा ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है, आंध्र तेलंगाना के अंदर। पेड्डू, पुड्डी, सेमा, रायसलीमा, रायलासीमा ये सब कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आंध्र तेलंगाना के अंदर। एक आंध्र तेलंगाना के अंदर किसी भी नाम के आगे आपको देखने को मिलेगा रेड्डी भी, है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देन कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगा भावी, भावी का मतलब होता है वेल, तो एक एग्जाम्पल हो गया थोंडे भावी। केरला के अंदर उर होता है, चेरी होता है, शेरी होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रीट। थल्लासरी, मंजरी, कल पक्कनचरी, ठीक है। नड इज़ विलेज, वायनाड, कुल्लम इज़ पॉन्ड, अर्नाकुल्लम, मुथुकुल्लम, कुल्लम आपको तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिलेगा। अंगाड़ी इज़ मार्केट, मिलंगाड़ी, परापंगाड़ी, कड़ इज़ फॉरेस्ट, पलक्कड़ थिलक्कड़, पूजा इज़ रिवर, अला पूजा, कोड़े कुजी कोड़े, करा, मंगलम, पूरम, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ यूज़ होती दिखेगी, केरला के अंदर यूज़ होती दिख रही है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने हियर एंड देयर कहीं से कलेक्ट करी है, मोस्टली आर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम 65 ओनली। क्या है, बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड बायोमास इनटू द कंबस्टेबल गैस। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन कर रहे हो आप सॉलिड बायोमास का कंबस्टेबल गैस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, थ्रू द पार्शियल कंबशन रूट, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, बायोमास गैसिफिकेशन। बायोमास का मतलब हो गया सॉलिड बायोमास, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो कंबस्टेबल गैस के अंदर। कंबस्टेबल गैस होती क्या है, प्रोड्यूसर गैस, थ्रू द पार्शियल कंबशन रूट। हो कैसे रहा है, ये पार्शियल कंबशन रूट से हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा निकलता क्या है, नाइट्रोजन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेनफॉल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी से। फॉर एग्जांपल हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के बारे में। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये इसमें आगे आएगा, वैसे मैं फिर भी बता देती हूँ। ऑर्गेनिक जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है NPOP, एक होता है PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से रिलेटेड। NPOP करते हैं जब हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा आइडिया होता है, ठीक है। PGS करते हैं हम इंडिया के अंदर का ही जो कर रहे हैं, हम इंटरनल ऑफ माई कंट्री अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं PGS करूँगी। क्या होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके अंदर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने निकाला है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, लोकल ग्रुप ही मिलकर सर्टिफिकेशन कर देता है फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये अफोर्डेबल होता है और एक्सेसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैविक भारत लोगों के बारे में। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, फसाई ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये इंडिकेट करता है
अधरेंस टू बोथ, मतलब एनपीओपी और पीजीएस दोनों के ऊपर ही आपको जैविक भारत लोगो देखने को मिलेगा। इसको इंट्रोड्यूस किया था फसाई के ऊपर, इसकी इंडिकेट करता है अधरेंस टू बोथ एनपीओपी एंड पीजीएस। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ जैविक भारत लोगो। जैविक भारत लोगो है क्या? ऑर्गेनिक ब्रांड नेम होता है भारत ऑर्गेनिक। भारत ऑर्गेनिक इज़ द कॉमन ब्रांड नेम। ये किसने दिया था? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने। अब हम देखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके अंदर पैसा तो जीरो लगेगा, मतलब एक्सटर्नल चीज़ जो होती है बाहर से कमर्शियल चीज़ें वो एकदम ही जीरो लग रही है। इसको किस तरीके से किया जाता है? इसके 4 पिलर्स है, बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग और विपाशा। बीज अमृत मतलब सीड का ट्रीटमेंट करोगे यूरिन काउ से और काउ डंग से। जीव अमृत यानी काउ का डंग और यूरिन यूज़ करना है। फिर मल्चिंग होती है। फिर विपासा मतलब सॉइल एरिएशन, सॉइल के अंदर एरिएशन करोगे। नेक्स्ट अप इज़ दी एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। इसके 2 टाइपोलॉजीज़ है। क्या टाइपोलॉजीज़ है? एग्रो सिल्वीकल्चर जिसके अंदर आप क्रॉप्स प्लस ट्रीज लगा रहे हो, ये एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। एग्रो सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर मतलब ट्री लगाना। फिर आएगा सिल्वो पेस्टोरल। सिल्वो पेस्टोरल का मतलब क्या? पैस्चर्स और लाइफ स्टॉक्स, इसके साथ में आपने ट्री लगा दिया। तो हमें ये समझ में आना चाहिए इससे कि जो सिल्वी है, व्हाट इज सिल्वी? सिल्वी इज़ अ ट्रीज। यहाँ पे भी सिल्वो पेस्टोरल है, तो पेस्टोरल इज पैस्चर्स और सिल्वो इज ट्री। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लेके आया था इसको। इसके अंदर आपको देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड्स। ग्रीन हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड्स हम इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। आउटकम्स बाय द 2030। क्या बोला है हमने? क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द 2030? कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो 5 मिलियन टन होनी चाहिए पर एनम। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होनी चाहिए 125 गीगावाट्स। अबेटमेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो 50 मेट्रिक मिलियन टन पर ईयर करने हैं। और 1 लाख करोड़ रिड्यूस करना है फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट्स। 1 लाख करोड़ से हमें रिड्यूस करना है फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी करनी है? 5 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम हमें बढ़ानी है प्रोडक्शन कैपेसिटी को। अबेटमेंट करना है ग्रीन हाउस गैस का। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी लानी है? 125 गीगावाट्स। कंपोनेंट्स क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के? सबसे पहले देखेंगे साइट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साइट को किसने इंप्लीमेंट किया है? सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और एक आ जाएगी शिप। ठीक है। अब ये ना यहाँ से ये जो है ना स्टार मार्क 1, ये वापस यहाँ पे दिख रहा है स्टार मार्क 1। तो पहले एक बार ये इतना सा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखेंगे। वाटर क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें। तो अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है तो उसका ग्रीन कलर होता है। वाटर से बन रहा है तो ग्रीन हो गया। नेचुरल गैस से बन रहा है। नेचुरल गैस से भी बहुत सारी तरीके से बन सकता है। अगर नेचुरल गैस की स्टीम रिफॉर्मेशन से बन रहा है, यानी आप कार्बन को कैप्चर कर रहे हो, तो ये हो गया ब्लू। अगर स्टीम रिफॉर्मेशन से बन रहा है पर कार्बन को कैप्चर नहीं कर रहे हो तो ग्रे। पायरोलिसिस से हो रहा है तो टर्क्वाइज कलर। ब्राउन कोल गैसिफिकेशन से हो रहा है। ब्राउन कोल गैसिफिकेशन करोगे तो ब्राउन कार्बन हो जाएगा या ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्लैक कोल गैसिफिकेशन से करोगे तो ब्लैक हाइड्रोजन हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो पिंक हो जाएगा। नेचुरली अकर हो रहा है अंडरग्राउंड के अंदर हाइड्रोजन, तो वो कौन सा होगा? वाइट हाइड्रोजन हो गया। कौन सा हाइड्रोजन हो गया? वाइट हाइड्रोजन हो गया। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। अब हम यहाँ से देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर सेल विद न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। पर प्रोटिस्टा आर नॉट एनिमल्स, नॉट प्लांट्स, नॉट फंगाई। ये फ्री लिविंग स्पीसीज होती है और ये कंज्यूम करती है बैक्टीरिया को। प्रोटिस्टा क्या होता है? ना ही एनिमल होते हैं, ना ही प्लांट होते हैं, ना ही फंगस होते हैं। दे कंज्यूम्स बैक्टीरिया। दे आर फ्री लिविंग स्पीसीज। ये क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और डेट्रीवॉर भी है। लाइकन क्या होता है? लाइकन इज़ द इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। और लिटमस पेपर जो होता है वो बना हुआ होता है लाइकन का। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। फिर हम देखते हैं इसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। 1978 के अंदर स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। ये आइडेंटिफाई करता है, प्रेडिक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है। सैंड माइनिंग के बारे में देखेंगे। सैंड माइनिंग, एनजीटी ने क्या बोला है अबाउट सैंड माइनिंग? कि कंसेंट चाहिएगा आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। मैंडेटरी फॉर द रिवर सैंड माइनिंग। अगर आपको रिवर सैंड माइनिंग करनी है, इफ़ यू आर डूइंग रिवर सैंड माइनिंग, तो देयर इज़ अ मैंडेटरी कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सैंड क्या है? सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्स है आफ्टर वाटर। वाटर के बाद में सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? सैंड
सैंड है, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, जिस तरीके से बैम्बू इज़ अ माइनर मिनरल वैसे ही सैंड इज़ ऑल्सो अ माइनर मिनरल। इट इज़ अंडर द MMDR एक्ट। MMDR का फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। इसका एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन कौन कर रहा है? सैंड का स्टेट गवर्नमेंट। माइनर प्रोडक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस लेके आई थी 2016 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बनाया है। और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस कौन लेके आया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेके आया था। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने या गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि हमें अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव क्या होगा? एम सैंड। एम सैंड इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चर सैंड। ये कहाँ से निकलती है? कोल माइन से निकलती है। कोई भी ऐसी तरीके की माइनिंग इंडस्ट्री जो है वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड निकलती है उसको बोलते हैं एम सैंड, और हम बोलते हैं कि उसको यूज़ करो एज एन अल्टरनेटिव रादर दैन डूइंग द सैंड माइनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अभी हमने देखा था सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो दो तरीके के हैं। एक हमने देखा था NPOP जो कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर थर्ड पार्टी जो है सर्टिफिकेशन नहीं होता, थर्ड पार्टी चेकिंग नहीं होती है, और ये लोकल पॉपुलेशन ही इसको सर्टिफाई करती है। NPOP जो है इसके अंदर थर्ड पार्टी होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसको कौन करता है? अपेड़ा इम्प्लीमेंट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसको अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन, इसके अंदर एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी होती है जिसको बोलते हैं अक्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडी। अक्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडी ये आता किसके अंदर है? अपेड़ा के अंदर आता है। अपेड़ा के अंदर आता है, और फिर हमने BGS तो पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में। क्या है इथाइलिन ऑक्साइड? इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है यूज टू प्रोड्यूस द अदर केमिकल्स, टू प्रोड्यूस द एंटी फ्रीज। ठीक है, एंटी फ्रीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ये फ्लेमेबल होता है, कलरलेस होता है, स्वीट ऑडोर होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, म्यूटोजेनिक होता है। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटी फ्रीज को, ये प्रोड्यूस करता है अदर केमिकल्स को, ये फ्लेमेबल होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, म्यूटोजेनिक होता है। नाउ क्लासिफाइड एज पेस्टिसाइड रेजिड्यू। अर्लियर इसको हम फ्यूमिगेंट बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे? फ्यूमिगेंट बोलते थे। फ्यूमिगेंट का मतलब क्या है कि ये प्रोड्यूस करता था फ्यूम्स टू डिसइंफेक्ट द एरिया। ये प्रोड्यूस करता था फ्यूम्स टू डिसइंफेक्ट द एरिया, बट नाउ इट इज़ क्लासिफाइड एज द प्लास्टिक रेजिड्यू। अभी नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर एक्सपोर्टेड टू द EU मैंडेटरी टेस्ट होता है। अगर कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द EU, तो उसके अंदर एक मैंडेटरीली टेस्ट होता है इथाइलिन ऑक्साइड के लिए। इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो अर्लियर कंसिडर होता था एक फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट क्या है? वो प्रोड्यूस करते हैं फ्यूम्स टू डिसइंफेक्ट द एरिया। पर नाउ ये इथाइलिन ऑक्साइड आपको पेस्टिसाइड रेजिड्यू के अंदर भी मिल रहा है। ये कार्सिनोजेनिक है और म्यूटोजेनिक है। ये प्रोड्यूस करता है अदर केमिकल्स, और ये प्रोड्यूस करता है एंटी फ्रीज भी। मैंडेटरीली टेस्ट होता है इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोसल्फान के बारे में। क्या होता है एंडोसल्फान? एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है। लिस्टेड अंडर रोटरडैम एंड स्टॉकहोम, मिंचिन पड़ावू, केरला, कसारगोड। ठीक है, अब और एंडोसल्फान क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है। पेट कोक और पेट्रोलियम कोक क्या होता है? पेट कोक या पेट्रोलियम कोक क्या होता है? ये कार्बन रिच होता है, ये सॉलिड होता है। इसको डिराइव कहाँ से किया जाता है? फाइनल क्रैकिंग ऑफ द क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के बाद में जो फाइनल क्रैकिंग, जो फाइनल वेस्ट बचता है उसको हम बोलते हैं पेट कोक या पेट्रोलियम कोक। इट कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल, एज उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पेट्रोलियम कोक ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से इसको डर लगता है। लो ऐश रेजिड्यू होता है इसका, और ये लेस वॉलेटाइल भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे PET 46। व्हाट इज़ PET 46? पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट डिग्रेडिंग एंजाइम। लाइट वेट होता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ लाइट वेट, पैकेजिंग मटेरियल के अंदर यूज़ होता है। ये PET 46 जो है वो डिग्रेड करता है पेट, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट चेन दोनों को ही ये डिग्रेड कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर पेट डिग्रेडिंग एंजाइम कौन से होंगे? पेटएज, मेटएज, THC कट। PET 46 डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाउंड हुए हैं। अब देखेंगे ग्रेट स्पेसिफिक गार्बेज। नॉर्थ पैसिफिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन एज फ्यूल, वाटर एज बायो प्रोडक्ट। हाइड्रोजन को जब आप एज अ फ्यूल यूज़ करते हो फ्यूल सेल के अंदर, तो आपको निकलता है वाटर एज अ बायो प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस होता है ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइजर? इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से आप स्प्लिट कर देते हो वाटर को इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से इसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रोलाइजर। डिमांड 99% कहाँ पे है, रिफाइनरी के अंदर। हाइड्रोजन एज फ्यूल की डिमांड है 99% इन द रिफाइनरी ऑफ द पेट्रोलियम एंड द फर्टिलाइजर फॉर द NH3 प्रोडक्शन। यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी कैरियर। पॉजिटिव है कि इसके अंदर हार्मफुल प्रोडक्शन नहीं होता है, एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेगेटिव है कि इसका स्टोरेज नहीं कर पाते और ये इनफ्लेमेबल है, आग लग सकती है। इनिशिएटिव हमने लिया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के अंदर, मैन्युफैक्चर करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन्स को। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के अंदर हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन्स की। सतत के बारे में पढ़ेंगे। सतत इज़ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसका टारगेट क्या है कि मुझे 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने हैं बाय 2023। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने हैं बाय 2023। 15 MMT का कंप्रेस्ड बायोगैस होना चाहिए, 50 MMT का बायोमेन्योर होना चाहिए। इसको कर कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सतत कौन लेके आया, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेके आया है। इसके टारगेट्स क्या है कि 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस लगाना है प्लांट्स बाय 2023। देखेंगे ओजोन होल के बारे में। ओजोन होल, ओजोन लेयर आपको कहाँ देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, स्ट्रैटोस्फेयर, लोअर स्ट्रैटोस्फेयर के अंदर। लोअर स्ट्रैटोस्फेयर के अंदर इसके अंदर क्या होती है, ये यूवी रेस 100%, यूवी रे ए को तो 100% अलाउ करता है, यूवी रे बी को 95% ब्लॉक कर देता है और यूवी रे सी को 100% ब्लॉक कर देता है। तो बी और सी को कौन नहीं आने देता है, यूवी रेज नहीं आने देता है, और ए को ए वाले यूवी रे को ये अलाउ करता है, ओजोन लेयर। ठीक है, अभी हम देखेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और हैलोजेंस, मिथाइल ब्रोमाइड। HFC जो है, इट इज़ नॉट अ ODS, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। चैपमैन रिएक्शन क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द ओजोन। चैपमैन रिएक्शन क्या होती है कि डे के अंदर जो ऑक्सीजन और O अलग अलग रहता है, नाइट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस O मिलके ओजोन बना देता है, ओजोन बना देता है। अंटार्कटिका के अंदर आपको ओजोन होल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका के अंदर जो ओजोन होल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन जनरल पोल्स पे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो वहाँ पे कम होती है और फ़ारेनहाइट से पोल्यूटेंट्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाते हैं। पोल्स के ऊपर जो ट्रोपोस्फेरिक की हाइट है वो कम होती है, इसीलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा ओजोन होल देखने को मिलेगा और उसमें भी अंटार्कटिका के ऊपर ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रायोस्फीयर के बारे में। क्रायोस्फीयर के बारे में, क्रायोस्फीयर इज़ वेयर वाटर इज़ इन सॉलिड फॉर्म। आइस मेल्ट हो गई तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, हार्ड पार्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्कल, बोन, कोरल, पॉलिप, ठीक है, CaCO3 जो भी है वो कम हो जाएगा। क्रायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे जो वाटर है वो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर है, वाटर इज़ इन सॉलिड फॉर्म आइस, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रायोस्फीयर बोलेंगे। केन बेतवा इंटरलिंक के बारे में देखेंगे। केन बेतवा इंटरलिंक में पानी के से बी में जा रहा है, केन टू बेतवा जा रहा है, ये दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बुंदेलखंड रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा, उससे केन रिवर जो है वो पास हो रही है, तो केन बेतवा इंटरलिंक से क्या हो जाएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा क्योंकि केन से पानी बेतवा में जाएगा। ठीक है, केन जो है वो पास हो रही है पन्ना टाइगर रिजर्व से, तो क्या होगा, इस इंटरलिंक प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो सबमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है उन सारी चीज़ों को हम कहाँ भेज रहे, दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर भेजे, सारी वाइल्ड लाइफ को। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको काफ़ी सारी क्लियरेंस करवानी पड़ेगी एंड इट इज़ अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो भी इंटरलिंक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस में होते हैं, अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये ट्रांसफ़र करता है वाटर को फ्रॉम द सरप्लस टू डेफिसिट। 16 वाटर लिंक प्रोजेक्ट्स है पेनिनसुला के अंदर और 14 है हिमालयन कंपोनेंट के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द शिप से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि CO2, NO2, N2O, ब्लैक कार्बन, ये सारी चीज़ें एमिट हो रही है, कहाँ से हो रही है, शिप्स से हो रही है। 3% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस का रीज़न क्या है, शिप्स। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए, क्लोज्ड लूप स्क्रबर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, स्लो स्ट्रीमिंग। कैसे हम ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम कर सकते हैं शिप्स के अंदर से, क्लोज्ड लूप स्क्रबिंग, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एंड स्लो स्टीमिंग। क्या करोगे, क्लोज्ड लूप स्क्रबर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, स्लो स्टीमिंग। इंडिया के क्या एफर्ट्स है इससे रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए फ्रॉम द शिप्स। इंडिया के एफर्ट्स के अंदर आता है हरित सागर कौन लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन शिपिंग बाय 2023, ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग। ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, क्लाइड बैंक के अंदर इंडिया नहीं है पर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर के बारे में बात करता है। और FIN स्मार्ट
खालसा बंडूरी इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। खालसा बंडूरी इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में, ये कहाँ से हो रहा है? खालसा बंडूरी इंटरलिंक प्रोजेक्ट है महादई से लेके तो 2 ट्रिब्यूटरीज़ के अंदर पानी जा रहा है, फ्रॉम महादई या मांडोवी जो भी गोवा के अंदर है, इसके अंदर 2 ट्रिब्यूटरीज़ में जा रहा है, खालसा और बंडूरी के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? खालसा और बंडूरी के अंदर जा रहा है, जो कि क्या है, मालप्रभा रिवर के अंदर जा रहा है अल्टीमेटली। फ्रॉम महादई की 2 ट्रिब्यूटरीज़, नो सॉरी महादई की 2 ट्रिब्यूटरीज़ है, महादई की 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, खालसा और बंदूरी। यहाँ से पानी जा रहा है कहाँ पे? मालप्रभा रिवर के अंदर, मालप्रभा रिवर के अंदर। महादई ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। महादई कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बेलागावी डिस्ट्रिक्ट और अरेबियन सी के अंदर जाके ये वो हो जा रही है। खालसा बंदूरी से पानी लिया जा रहा है और मालप्रभा के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में देखेंगे। जस्ट अ मिनट। वर्ल्ड वाइड फंड के अंदर क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो रहा है। रिपोर्ट कौन सी निकालते हैं ये? द लिविंग प्लैनेट। एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? IUCN। अर्थ आवर डे मनाते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में, ये मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। द लिविंग प्लैनेट एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? IUCN। अर्थ आवर डे लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में ही किया जाता है। साइट्स कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ 1975 के अंदर लेके आए थे। ये कंट्रोल कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को। वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको। ये लीगली बाइंडिंग है। इसको हर 3 सालों के अंदर इसकी मीटिंग होती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को 3 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड करता है। ट्रैफिक्स क्या है? ट्रेड एंड रिकॉर्ड एनालिसिस। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द कॉमर्स ट्रैफिक। बनाया किसने था? IUCN प्लस वर्ल्ड वाइड फंड ने बनाया। सर्विलेंस करता है ट्रेड के ऊपर, नेक्स्ट हम देखेंगे CBD के बारे में। कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रियो अर्थ समिट 1972 के अंदर इसको बनाया था। फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। रॉयल्टी देता है ओरिजिन कंट्री को। मीटिंग होती है हर 2 साल के अंदर। COP1 हुआ था कार्टेजेना। सेफ ट्रांसफर ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। COP10 हुआ था नागोया के अंदर। इसके अंदर भी फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी। एक्की टारगेट्स निकाले गए थे, 5 टारगेट्स थे उसके अंदर। बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में बात करी थी। COP14 हुआ था शर्म अल शेख के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। इसके अंदर भी VMK है। पहले वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली। वियना हुआ था 85 के अंदर, मॉन्ट्रियल हुआ 87 के अंदर। अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल का 2016 के अंदर, किगाली के अंदर। इसमें क्या बोला? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ज़्यादा बात की गई थी। वियना में बोला कि कंट्रोल करना है ओजोन लेयर डिप्लीशन को। मॉन्ट्रियल में बोला कि CFC को कंट्रोल करना है। किगाली में बोला कि HFC जो है वो ओजोन डिप्लीशन नहीं कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। किगाली जो है वो लीगली बाइंडिंग है। एसिड रेन के बारे में बात करो। और एसिड रेन क्या है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्लस H2O मिलकर बना रहा है। कार्बोलिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? स्मॉल अमाउंट के अंदर। एसिड रेन के अंदर ये जो एसिड है ये कौन सा एसिड है? कार्बोलिक एसिड बन रहा है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्लीन वाटर विदाउट सेडिमेंटेशन होना चाहिए। ऑर्गेनिक करंट, ओशियनिक करंट, ठीक है। डीप वाटर में होती है। अंडर वाटर प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कोस्टल प्रोटेक्शन में भी ये हेल्प करता है। फिर हम देखेंगे बायो रिमीडिएशन टेक्निक्स कौन सी है? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द कंटामिनेंट सब्सटेंसेस। यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट द कंटामिनेंट सब्सटेंसेस। लैंड फार्मिंग क्या है? कंटामिनेंट सॉइल इज़ एक्सकवेटेड एंड स्प्रेड। देखो बायो रिमीडिएशन की कुछ टेक्निक्स है। कौन सी टेक्निक्स है? पहले सारे वो नाम देखते हैं। लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। क्या क्या होता है लैंड फार्मिंग के अंदर? क्या क्या होता है बायो रिमीडिएशन टेक्निक के अंदर? लैंड फार्मिंग में क्या करते हैं? जो कंटामिनेटेड सॉइल है ना उसको एक्सकवेट करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं। फिर टिल करते हैं अनटिल द पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेटेड। इसको बोलते हैं एरोबिक डिग्रेडेशन। फिर बोलेंगे बायोपाइल्स क्या होता है? इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ द लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। तो लैंड फार्मिंग तो करेंगे कि सॉइल को एक्सकवेट करके स्प्रेड कर दिया, फिर उसके अंदर टिलिंग किया जाएगा जब तक पोल्यूटेंट्स जो है वो डिग्रेड नहीं हो जाए। इसको क्या बोलेंगे हम? एरोबिक डिग्रेडेशन। अभी हम देख रहे हैं अगला वाला बायोपाइल्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली
लैंड फार्मिंग प्लस कंपोस्टिंग, इसके अंदर क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सेल्स जो हैं आर कंस्ट्रक्टेड एज एरिएटेड कंपोस्ट पाइल्स, इंजीनियरिंग सेल्स बनाए जाएंगे कंस्ट्रक्टेड एज द एरिएटेड कंपोस्ट पाइल्स, एरिएटेड कंपोस्ट पाइल्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस कंटामिनेशंस विद द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। वापस से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंजीनियरिंग सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज द एरिएटेड कंपोस्ट पाइल्स एंड इन एरिएटेड कंपोस्ट पाइल्स को हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस कंटामिनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस कंटामिनेशन विद द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, विद द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। फिर देखेंगे हम बायो रिएक्टर्स क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द प्रोसेसिंग थ्रू द इंजीनियरिंग कंटेनमेंट सिस्टम, इंजीनियरिंग कंटेनमेंट सिस्टम से करेंगे तो उसको बोलेंगे बायो रिएक्टर। अभी कुछ प्रोसेसेस है, अलग अलग डिकम्पोजिशन के तरीके हैं। पायरोलिसिस हो गया एक हो गया फर्मेंटेशन, अनदर इज़ द बायोमिथनेशन, देन यू हैव द इंक्रीनेशन। क्या होता है पायरोलिसिस के अंदर, पायरोलिसिस इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है किसी भी मटेरियल का एट द एलिवेटेड टेम्परेचर इन एन इनर्ट कंडीशन। इनर्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट होगा। अगर वहाँ पे आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं यानी बिना ऑक्सीजन के आग लगाना, तो क्या हो गया, ये एन एरोबिक प्रोसेस हो गया, एन एरोबिक डिग्रेडेशन हो गया। ये तो जो लैंड फार्मिंग था ना, दैट वाज एन एरोबिक डिग्रेडेशन। ये जो पायरोलिसिस है ये एक तरीके का एन एरोबिक डिग्रेडेशन है। इसके अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है केमिकल कंपोजिशन। नाउ व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज बेसिकली केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इन्वॉल्व करता है एफरवेसेंस एंड गिविंग ऑफ द हीट। इसके अंदर हीट जाती है, निकलती है, हीट निकलती है। फिर बायोमिथनेशन क्या होता है, बायोमिथनेशन के अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल इज़ द माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्टेड, जो भी ऑर्गेनिक मटीरियल होता है उसको हम माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं अंडर द एन एरोबिक कंडीशंस टू बायोगैस। बेसिकली आप ऑर्गेनिक मटीरियल को कन्वर्ट कर रहे हो बायोगैस के अंदर। कैसे कर रहे हो, एन एरोबिक कंडीशंस के अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू द बायोगैस। बायोमिथनेशन है तो जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मटीरियल है उसको कन्वर्ट कर दिया बायोगैस के अंदर अंडर दी एन एरोबिक कंडीशंस, अंडर दी एन एरोबिक कंडीशंस। ठीक है। Next up is incrination. Incrination is a way to treat the waste through the controlled burning. Incrination is nothing but the controlled burning. Waste is shredded and heated in the furnace. Waste is shredded and heated in the furnace. Incrination क्या है, controlled burning है। Incrination क्या है, controlled burning है। Whereas pyrolysis क्या है, anaerobic burning है, anaerobic burning है। ठीक है, इसके अंदर chemical composition जो है वो change हो जाता है pyrolysis के अंदर। Next हम देखेंगे ecocline क्या होता है, या चलो ये सब तो ठीक है। डन। स्पीसीज़ इवननेस और स्पीसीज़ रिचनेस दोनों के बारे में देखेंगे। स्पीसीज़ रिचनेस का मतलब क्या है, कितनी नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है ईच के अंदर। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। स्पीसीज़ रिचनेस, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ ओवरऑल इज़ गामा, है ना। यहाँ पे कितनी स्पीसीज़ है, 1 2, नहीं यहाँ से देखा जाता है। ये कम्युनिटी 1 हो गया, ये कम्युनिटी 2 हो गया। ठीक है, स्पीसीज़ रिचनेस देख रहे हैं हम। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 ही है। ठीक है, तो रिचनेस तो क्या हो गई, सेम है। 3 स्पीसीज़ है एक के सब के अंदर। यहाँ पे 4 हो जाती तो रिचनेस में डिफरेंस आ जाता। नाउ वी विल टॉक अबाउट इवननेस। इवननेस क्या है, इट इज़ नॉट सेम, ये डिफरेंट है। कैसे कि यहाँ पे तो ये जो ए प्लांट है वो 25% है, यहाँ पे 33% है। इन बोथ द कम्युनिटीज़ रिचनेस इज सेम बट इवननेस इज़ नॉट द सेम। इसका वो बोलते हैं ना कंपैरेटिवली दोनों कितना है, ये 25% है, ये 33% है, ये 50% है, 33% है, तो ये इवन नहीं है। ये दोनों क्या है, इवन नहीं है, तो इवननेस नहीं है और रिचनेस तो है दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर। अब स्पीशी रिचनेस के अंदर ही एक और चीज़ आता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा क्या हो गया, ये वाला सिर्फ, बीटा क्या हो गया, दिस वर्सेस दिस इज़ बीटा, और ये ओवरऑल क्या हो गया, ये गामा हो गया। डन। अभी इसमें ऐसा जितना कुछ काम का है नहीं, काटा जा सकता है। बस एक चीज़ देख लो, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टूवर्ड्स द लाइट, इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। प्लांट्स जो होता है उनका शॉर्ट डे होता है, न्यूट्रल डे, लाइट डजेंट इफेक्ट, लॉन्ग डे, 3 चीज़ें। एनिमल के अंदर मूवमेंट किसका होता है, पॉजिटिव फोटोवॉल्टिक और नेगेटिव फोटोवॉल्टिक। पॉजिटिव के अंदर यूग्लिना हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर अर्थवॉर्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन डायर्नल नॉक्टर्नल दोनों होता है। ठीक है, फिर ये देखो,
ये ड्राई जगह है, ये वेट जगह है, ये ड्राई जगह है, ये वेट जगह है। यहाँ से ऐसे प्रेसिपिटेशन जो है वो बढ़ रहा है, बाय दिस प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है। तो मेरे को ये समझ में आएगा कि जो मेरा वार्म डेजर्ट है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगा सबसे, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में उससे ज़्यादा होगा, फिर सवाना में उससे ज़्यादा होगा, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा। वार्म डेजर्ट में सबसे ज़्यादा सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा ड्राई होगा, वो कहने का मतलब प्रेसिपिटेशन सबसे कम, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर सवाना, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसी के साथ में टेम्परेचर जो है वो सबका ही ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों का ही टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। अब टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हुआ, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो होगा वो कोल्ड होता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जाएंगे तो टेम्परेचर वेट होगा। अभी देखेंगे यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आ गया, कोल्ड डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन अगर ज़्यादा हो रही तो उसको बोल देंगे प्रेरीज, और फिर आ जाएगा तुम्हारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये प्रेरीज, स्टेपीज, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेम्परेट रीजन के अंदर जो ग्रासलैंड्स है उनको बोला जाता है। देन उनके ऊपर पड़ता है बोरियल फॉरेस्ट, देन आ गया टुंड्रा रीजन, फिर आ गया पोलार रीजन, टुंड्रा रीजन, और फिर आ गया पोलार रीजन, पोलार रीजन। देन अब हम देखेंगे कोपेपॉड्स क्या होता है। ये सारी रैंडम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब ये कोई उसके अंदर जमाई भी नहीं है, बस अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज़ कोपेपॉड्स? कोपेपॉड्स फाउंड होते हैं एवरी फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर हैबिटेट के अंदर। कोपेपॉड्स कहाँ पे मिलते हैं? आपको वाटर के अंदर मिलेंगे, एवरी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के अंदर मिल जाएंगे। ये क्या होते हैं? जू प्लैंक्टन्स होते हैं। दे आर नथिंग बट द जू प्लैंक्टन्स। एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो फाइलम होता है वो एंथ्रोपोड होता है, ये क्रस्टेशियंस होते हैं। एंथ्रोपोड होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं। इनका टास्क क्या होता है, इनका काम क्या होता है? ये ग्रेज करते हैं ऑन द बेंथिक एल्गे, बेंथिक एल्गे के ऊपर ये ग्रेज करते हैं। ये स्कैवेंजर्स, डेट्रिटर्स होते हैं, ये सर्व करते हैं एज अ फूड फॉर द अदर जू प्लैंक्टन्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली, कहने का मतलब, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो क्या करेंगे? बेंथिक एल्गे जो होते हैं, बेंथिक एल्गे के ऊपर ये ग्रेज करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, है ना। स्कैवेंजर्स होते हैं और डेट्रिटर्स भी होते हैं, मतलब एल्गी से भी खाना ले रहे हैं और दूसरी चीज़ों से भी ले रहे हैं। सर्व एज फूड फॉर द अदर जू प्लांटिवोरस, अदर जू प्लांटिवोरस के लिए ये क्या है? एज अ फूड भी काम करते हैं। हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस? फ्रेश वाटर के अंदर ये एक्ट करते हैं एज अ बायो कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द मलेरिया। कोपेपॉड्स से मलेरिया नहीं हो रहा है, कोपेपॉड से क्या नहीं हो रहा है? मलेरिया नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो रहा है, एसेक्सुअल भी हो रहा है। इसको ऑल्सो नोन एज वाटर फ्लीज भी हम बोलते हैं। कोपेपॉड्स को हम क्या बोलते हैं? वाटर फ्लीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरस के बारे में। वायरसेस ऑल आर पैरासाइट्स, रेप्लिकेट करते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। वायरस बिना किसी होस्ट के, बिना किसी लिविंग सेल के सस्टेन नहीं कर सकता है। ये एक तरीके का इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ये इम्पैक्ट करता है एनिमल को भी, प्लांट को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, या तो इसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरस के अंदर देयर इज अ सेगमेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड हमेशा ही होगा। ये अलोन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, इट कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल, अलोन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जो डीएनए आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट द होस्ट सेल। सेम ही बात है। दो तरीके के वायरस होते हैं, एक होता है अडीनो वायरस, एक हो गया रेट्रो वायरस। अडीनो वायरस जो होता है इसके अंदर डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, और रेट्रोवायरस जो होता है उसके अंदर आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। अडीनो में डी आ रहा है तो डीएनए, रेट्रो में आर आ रहा है तो आरएनए। फिर कोरोना वायरस जो था उसके अंदर एमआरएनए था। इसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी एंड दैट इज़ वाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दैट्स वाई दे डिपेंड ऑन दी होस्ट सेल। इनके अंदर कोई भी तरीके की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन दी होस्ट सेल। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। हमने देखा कोपेपॉड्स के बारे में। कोपेपॉड्स कहीं कुछ नहीं है, पानी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी के अंदर के जू प्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है। एंथ्रोपॉड क्रस्टेशियंस है। अभी फिर हमने देखा वायरस के बारे में, अभी देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या है? सिंगल सेल है, यूकैरियोट्स है। सिंगल सेल है, यूकैरियोट्स है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेम एज द एनिमल सेल। प्रोटोजोआ के अंदर भी एनिमल सेल के जैसे सेल वॉल नहीं होती है। स्विम कर सकते हैं बाय देयर हेयर लाइक फ्लैगले, हेयर लाइक फ्लैगले होती है इनके ऊपर और जिनसे वो स्विम कर सकते हैं। व्हाट इज़ अमीबा? अमीबा कैन नॉट स्विम, अमीबा कैन नॉट स्विम। ये क्रीप कर पाती है अलॉन्ग द सर्फेस। बैक्टीरिया एंड आर्के एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज एन एल्गी बट नॉट द बैक्टीरिया। ये सारे क्या होंगे? तुम्हारे प्रोकैरियोट्स हो गए। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या हो गया? एक तो बैक्टीरिया, एक आर्किया, एक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया, ये सारे हो गए तुम्हारे प्रोकैरियोट्स। क्या हो गए? प्रोकैरियोट्स हो गए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे
जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ से ये सब कुछ काम का नहीं है यार, ये ऐसे आ गया इसके अंदर, हमने छोड़ दो इसको। डन, यहाँ से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, एल्गा, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, एल्गा, साइनोबैक्टीरिया जो है ये सारे क्या है, प्रोकैरियोट्स है। साइनोबैक्टीरिया इज एल्गा एंड नॉट अ बैक्टीरिया। एनिमल किंगडम देखेंगे। एनिमल किंगडम दो तरीके के होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है तुम्हारा फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। एव्स एंड मैमल्स, जो एव्स एंड मैमल्स यानी बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या आता है, एनालिड्स, मोलस्क्स, एंथ्रोपोड, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अभी हमने ऊपर देखा, और एंथ्रोपोड का एक एग्जांपल हमने कोपेपॉड्स अभी देखा है। प्रोटोजोआ क्या थे, ये यूकैरियोट्स थे। प्रोटोजोआ क्या थे, ये यूकैरियोट्स थे। सिंगल सेल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, लेकिन ये स्विम कर सकते हैं बाय द हेयर लाइक चीज़। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, जिनके पास में बैकबोन नहीं है। ठीक है, एंथ्रोपोड का एक एग्जाम्पल देख लिया हमने, कोपेपॉड्स, मोलस्क्स का एक एग्जाम्पल देख लो, ऑक्टोपस, एनालिड्स का एक एग्जाम्पल देख लो, अर्थवॉर्म। ठीक है, एंथ्रोपॉड का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर हार्ड एक्सोस्केलेटन एनिमल होते हैं। ये क्या होता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन एनिमल होते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, इसके पास में बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इनवर्टिब्रेट्स, मोर देन 98% ऑफ द एनिमल स्पीसी आर इनवर्टिब्रेट्स। प्लांट के बारे में देखेंगे, फ्लोरल ग्रुप होता है। एल्गी इज़ अ प्लांट। एल्गी इज़ अ प्लांट, ये ग्रीन होती है, नॉन डिफरेंशिएटेड होती है। नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू द ऑर्गन्स लाइक द स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, एल्गी क्या होती है, ग्रीन है, नॉन डिफरेंशिएटेड है। नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट, लीफ नहीं बना हुआ है। ये प्रोसेस करता है क्लोरोफिल, प्रोसेस करता है क्लोरोफिल। एल्गी क्या करती है, अपना खाना खुद बनाती है। ये अलाउ करती है, यूजुअली ग्रो करती है पानी के अंदर और मॉइस्ट सिचुएशन के अंदर। फ्रेश वाटर एल्गी होती है और एक मरीन वाटर एल्गी होती है। फ्रेश वाटर एल्गी का एग्जाम्पल हो गया ग्रीन ब्लू एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ग्रीन ब्लू एल्गी, ठीक है, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया, इसको फ्रेश वाटर एल्गी भी बोलते हैं। और मरीन वाटर एल्गी जो होती है वो रेड और ब्राउन कलर की होती है। इट इज़ अ ऑटोट्रॉफिक प्लांट, प्रोड्यूस करता है अपना खुद का फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लिखा हुआ है। देन ये हमने पढ़ लिया एल्गी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फंगाई के बारे में। फंगाई क्या होती है, इट इज़ नॉन ग्रीन एंड नॉन डिफरेंशिएटेड। फंगाई अपना खाना खुद से नहीं बना सकती है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ईस्ट और मोल्ड। टोटल एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंस ही होता है। एक और नाम जो है फंगाई का हो सकता है वो होता है सेप्रोफाइट्स। मतलब ये क्या होता है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब ये क्लोरोफिल नहीं कर सकते हैं, मतलब इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। ग्रो आइदर ऑन द डेड और द रॉटन ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट्स मतलब डीकम्पोजिशन करते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, डीकम्पोजिशन करते हैं। क्लीनिंग मैकेनिज्म के अंदर हमने पढ़ा था ना सेप्रोफाइट्स, ये वो सेप्रोफाइट्स है। ठीक है, ये आइदर ग्रो करते हैं डेड मटेरियल के ऊपर और द रॉटन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, रॉटन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। इसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट के अंदर, ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर और वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर। मतलब बेसिकली हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको फंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने प्रोकैरियोट के 3 एग्जांपल्स देखे थे। वन वाज बैक्टीरिया, अनदर वन वाज साइनोबैक्टीरिया विच इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फ्रेश वाटर के अंदर होती है, एंड थर्ड वन वाज द आर्कियाई। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं, यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये एक नॉन क्लोरोफिलियस यानी नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इट लीड्स टू द सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। मैनी आर पैथोजेनिक, ये सॉइल बॉर्न होते हैं, यूज्ड होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कहाँ यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। लाइकन्स क्या है, लाइकन इज़ द म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन द एल्गाई एंड द फंगस। एल्गाई और फंगस के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट है। ग्रुप ऑफ द ग्रेइश ग्रीन प्लांट। लाइकन इज ग्रुप ऑफ द ग्रेइश ग्रीन प्लांट। कहाँ पे होता है, रॉक पे, ट्री ट्रंक पे, डेडवुड पे, ऐसी जगह के ऊपर लाइकन्स ग्रो हो जाते हैं। एल्गी मैन्युफैक्चर करता है फूड को, एंड ठीक है, इंडिकेटर ऑफ द गुड क्वालिटी एयर होता है। एल्गी इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द गुड क्वालिटी एयर। एल्गी मैन्युफैक्चर करता है फूड को। फिर हम ऊपर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल फंगस, हाँ खाना बनाता है एल्गी और फंगस को दे देता है। एल्गी अवेलेबल टू फंगाई। एल्गी क्या होती है, मॉइस्ट जगह पे होती है। मोस्ट कॉमन कहाँ पे मिलेगी आपको एल्गी, वेटलैंड्स के अंदर मिलेगी। रिवर और स्ट्रीम्स के अंदर आपको एल्गी जो है वो काफ़ी रेयर मिलेगी, और ग्राउंड वाटर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।